Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So today's topic is miscellaneous exercise on chapter number 11. Hmm. This is the topic name. As you can see on your screens. Now, जो मेरे पास बुक है उसमें miscellaneous exercise काफी लंबी है और काफी लेवल की एक्सरसाइज है वो. Because it also contains the questions from the topic plane. It also contains the questions from the topic plane. अब प्लेन हमारे तो कट गया, तो ऑब्वियस बात है इसमें से भी काटना पड़ेगा. तो जो क्वेश्चंस लाइन से रिलेटेड हैं, ओनली लाइंस, वो वाले क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें से. तो आप एक न्यू बुक खोल के रखना, उसमें क्वेश्चन पिक भी होते रहेंगे. हाँ, लाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं है और इसमें है वो तो करेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सरसाइज से देखे पांचों क्वेश्चन बस वही कर लिए, पांच से छह क्वेश्चन आप बता रहे हो. क्वेश्चंस हम इसमें से एक तरीके से हम इसमें से क्वेश्चंस लाइंस वाले पिक करके और उसको उनको करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करें. रेडी? हाँ जी. सो क्वेश्चन नंबर 1. Show that the line joining the origin to the point is perpendicular to the line determined by the points this to this. ये होगा शायद आपकी बुक में. नहीं, चलो करेंगे हम फिर भी. देखो मैंने क्या कहा, लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हम करें तो बढ़िया, ये ना एक्स्ट्रा ही मिल रहा है हमको. ठीक है. क्या कह रहा है, दो लाइन है मेरे पास. एक लाइन ये रही. इस लाइन की क्या खासियत है, ये ओरिजिन को इस गिवन पॉइंट से कनेक्ट करती है, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करती है. एक और लाइन है हमारे पास, वो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है. तो ये जो लाइन बनी और ये जो लाइन बनी, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी, ऐसा मुझे साबित करना है. क्वेश्चन समझ आया? समझ आया? और परपेंडिकुलर होने का मीनिंग क्या होता है, कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. राइट. तो जब लाइन की परपेंडिकुलर होने की बात करें, ठीक है, लाइन के पैरेलल होने की बात करें, या फिर लाइन के बीच के एंगल की बात करें, कुल मिला के एंगल से रिलेटेड कोई भी बात हो, तो हमको वी ऑन द ओनली थिंग विच वी आर कंसर्न अबाउट इज द डी आर्स ऑफ लाइन एंड नथिंग एल्स. हालांकि देखो मेरे पास अगर ये सारी बातें सोचो, मेरे को अगर ये गिवन है कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास थ्रू करती है, तो मैं तो उसकी इक्वेशन भी बता सकता हूँ. मैं तो इसकी इक्वेशन भी बता. प्रियांशी थोड़ा सा आगे आओ. प्रियांशी आप दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे. हाँ, या इधर हो जाओ, कैसे भी हो जाओ. हाँ ठीक है भाई. ऋषिका इधर आ जाओ. हम्म. देखो, हालांकि अगर मुझे गिवन है कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास थ्रू करती है, इन दोनों पॉइंट से क्या करती है, पास थ्रू करती है, तो मैं तो इस लाइन की इक्वेशन भी बना सकता हूँ. क्योंकि कोई लाइन अगर दो पॉइंट से पास थ्रू करे तो मुझे इक्वेशन बनानी भी आती है. ओके. एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वन. तो मैं इसकी इक्वेशन भी बना सकता हूँ, लेकिन इसकी इक्वेशन बनाकर मुझे मिलेगा क्या, मतलब मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूँ. ठीक है. तो मैं तो केवल उसके डीआर से रिलेटेड हूं ना, मतलब उसकी डायरेक्शन से ही कनेक्टेड हूं. क्यों? क्योंकि मुझे तो लाइन को परपेंडिकुलर साबित करना है. तो लाइन की परपेंडिकुलरिटी देखना, लाइन की पैरेलल होना है या नहीं है, इस चीज को देखना, या फिर लाइन के बीच का एंगल देखना, ये सारी चीजों में केवल डीआर से काम आते हैं ना. ये सारी चीजों में क्या आते हैं, डीआरस. तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी इक्वेशन बनाता भी तो कैसे बनाता, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय, बोलो एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू, आगे बोलो वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन, फिर क्या बोलते हैं हम, जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू माइनस जेड वन. तो इक्वेशन बनाने के बाद ऊपर वाली चीजों से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं होता ना, मैं तो केवल डीआर पिक करता जो डायरेक्शन बता रहे हो, क्योंकि लाइन की परपेंडिकुलरिटी को चेक करना है. तो जब मेरे को काम केवल नीचे वालों से है जो कि डीआर है, तो मैं क्यों ना केवल और केवल डीआर्स ही निकाल लूं. और डीआर्स निकालने का तरीका भी वही होता है, इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें, इस तरीके से तो डीआर्स निकालते हैं. मैं पहली एक्सरसाइज में कैसे निकालें डीआर्स, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि नीचे की चीजें से ही लेना देना है, तो मैं पूरी इक्वेशन क्यों बनाऊं. और बना देते हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है. ओके, समझ आया? सो बस हमको क्या करना है, दो पॉइंट्स गिवन है, इसके डीआर्स निकालो, उसके डीआर्स निकालो. डीआर्स दोनों के निकल गए, तो फिर परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो है या नहीं है, उसको चेक कर लो. अगर वो जीरो आते हैं तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, अदरवाइज वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है. ठीक है. चलो, तो हम डीआर्स निकालेंगे, पूरी इक्वेशन नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, जस्ट डीआर्स निकालेंगे. पूरी इक्वेशन निकाले तो डीआर्स नीचे से ले पिक करने पड़ेंगे, पर पूरी इक्वेशन क्यों बनाए, केवल नीचे वाला पार्ट ही हम निकालेंगे. क्लियर?
चलो तो लेट्स रिकॉल दिस टू लाइंस एज L1 एंड L2। मैं क्या लिखूंगा हेयर, लाइन L1 is given joining the joining line L1 is given joining, पहला पॉइंट इसने ओरिजिन दे रखा है राइट। ज्वाइनिंग ओरिजिन को हम ओ ले लेते हैं, ज्वाइनिंग ओरिजिन ओ टू द पॉइंट, और इसको ले लेते हैं कुछ भी ले लो, ए ले लो। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ बताया गया लाइन L1, ये मेंशन कर दिया मैंने। स्ट्रेट अवे मैं क्या कर देता हूँ, उसके डी आर्स निकाल लेता हूँ। इसके आगे इम्प्लाइज डी आर्स ऑफ लाइन L1 आर, और डी आर्स को हम एबीसी से डिनोट कराते हैं, क्योंकि दो लाइन से, तो फिर कैसे डिनोट कराएंगे, A1 B1 C1। करो, अब ओरिजिन है तो वो के वो ही निकलेंगे, 2 - 0 1 - 1 1 - 1, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो सब जानते हैं ना क्या होते हैं, मेंशन कर देना आगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0, 0 तो 2 - 0 इक्वल टू 2, देन व्हाट 1 - 0 इक्वल टू 1, देन व्हाट 1 - 0 इक्वल टू 1। तो L1 के मिल गए मुझे डी आर्स। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए L2 के भी डी आर्स निकाल लें। अगेन अगेन line L2 is given joining these two points, पहला पॉइंट ये नीचे वाला। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूं, पॉइंट्स ओ ए हो गया, तो फिर ये बी एंड दिस विल बी माय पॉइंट सी। ठीक है, मेंशन कर दो, कुछ भी नामकरण कर दो। तो यहां से फिर लाइन L2 के भी डी आर्स निकाल लो। सो डी आर्स ऑफ लाइन L2 आर, डी आर्स ऑफ लाइन L2 आर, और इसके डी आर्स को हम A2 B2 एंड C2 से डिनोट करा देते हैं। कराओ, तो 4 - 3, आगे बोलो, 3 - 5, आगे बोलो, -1 -1 राइट। सो 4 - 3 गिव्स मी 1, दिस गिव्स मी -2 एंड दिस गिव्स मी 0। तो आ गए मेरे पास 3 डी आर्स इधर से और 3 डी आर्स इधर से। बताओ, अब जब आपके पास डी आर से, तो आप इन दोनों लाइन के बीच का एंगल भी निकाल सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो कि परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये भी चेक कर सकते हो कि पैरेलल है या नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन में मुझे परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, A1 A2 B1 B2 यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो है या नहीं, वो चेक करना। डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो लाइन परपेंडिकुलर होती है। सो नाउ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 या नहीं, निकाल चेक करना है मुझे। तो पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ। A1 क्या है 2 इंटू A2 क्या है 1, प्लस B1 क्या है 1 और B2 क्या है -2। ठीक है, प्लस देन इट इज 1 इंटू 0। करो सॉल्व, 2 × 1 = 2, 1 इंटू -2 -2, और 0 × 1 = 0। सो मिल गया ये 0। तो एक लाइन क्लोजिंग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे हम। सो हेयर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। सो अगर ये 0 आ जाता है तो वी कैन से लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, और ये साबित करना था तो लिख देंगे प्रूव्ड। बताओ कोई डाउट? ओके, बोलो कोई डाउट? नहीं, इजी था। दो पॉइंट्स गिवन हो तो डीआरस निकाल लो, और दो पॉइंट्स गिवन हो तो डीआरस कैसे निकालते हैं, उन्हीं दोनों का डिफरेंस, उसके भी निकाल लो, उसके भी निकाल लो। परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है तो ये लगा दो। अच्छा, पैरेलल है या नहीं है ये चेक करना होता तो क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है वो चेक करते हैं, कि 2 और 1 का रेशियो, 1 और -2 का रेशियो, और 1 और 0 का रेशियो, तीनों का रेशियो सेम आता है, एक नॉन जीरो स्केलर के इक्वल आता है, तो ये पैरेलल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और मान लो एंगल पूछ लेता, तो ये इतना पार्ट तो निकाला ही है, A1 A2, इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड इधर, इसका मैग्नीट्यूड इधर, कॉस इनवर्स लगा देते हैं तो ये एंगल आ जाता। ठीक है, तो सारी चीज हो सकती है अगर डी आर हो तो। एंगल का सारा लेना देना, परपेंडिकुलर सारा लेना, केवल और केवल डी आर से रिलेटेड है। चलो कर दूं डिलीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि वेदर इट इज इन अवर कोर्स और नॉट। तो केवल और केवल लाइंस के बारे में है तो फिर कोर्स का पार्ट एंड पार्सल है, प्लेन के बारे में कुछ भी लेना देना नहीं है, तो फिर ये होगा शायद, या तो कोर्स में, ये भी नहीं है, चलो फिर भी हम कोर्स में तो मानेंगे। आ जाओ, इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द DCs, अब की बार DCs हैं ये, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस।
इन दो लाइंस हैं जो ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं, उनके डीसीज ये गिवन है, L1 M1 N1 और L2 M2 N2। ठीक है। शो दैट द डीसीज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीस लाइंस आर दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। अब एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है, यानी तीन लाइंस मौजूद है वहां पे क्वेश्चन में। दो लाइंस तो ऑलरेडी गिवन है कि आपस में परपेंडिकुलर है, और एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों से भी परपेंडिकुलर है। उसके डीसीज ये होंगे जो नीचे लिखे हुए हैं, ऐसा साबित करके दिखाना है। अब साबित करके दिखाना है या फिर पूछ भी ले कि निकाल के बताओ, बताओ क्या डीसीज है। समझ आया सवाल? क्लियर है? बोलो। अब देखो डीआरस और डीसीज में क्या ही फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता, वो भी डायरेक्शन बताते हैं और वो भी डायरेक्शन बताते हैं। बस फर्क ये है कि डीआरस जो होते हैं वो डायरेक्शन वेक्टर बताता है, डीसीज जो है डायरेक्शन वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताता है। दैट्स इट। मतलब कहने का मतलब है, मान लो लाइन, कोई भी लाइन एल है, तो लाइन एल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बताओ? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो ये वेक्टर बी जो लाइन की डायरेक्शन होती है वो वेक्टर बी से पता चलती है। बोलो। लाइन की डायरेक्शन कहाँ से पता चलती है? वेक्टर बी से। तो जो वेक्टर बी के डीआरस होंगे ना बेटा, वही लाइन एल के भी डीआरस होंगे। जो वेक्टर बी के डीआरस होंगे वो के वही डीआरस किसके माने जाएंगे? लाइन एल के भी माने जाएंगे। अब यहाँ पे डीआरस ना देकर डीसीस गिवन है। क्या गिवन है? तो क्या फर्क पड़ता है, ये अभी भी इसकी डायरेक्शन है। बस फर्क ये है कि इस बार वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब ये बी कैप है, क्योंकि डीआरस नहीं गिवन है। क्या गिवन है? डीसीस। मतलब वो जो वेक्टर बी है जिसके पैरेलल वो लाइन है, वो यूनिट वेक्टर है, वो 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। तो उससे लाइन को क्या ही फर्क पड़ेगा? लाइन को तो जस्ट उससे डायरेक्शन लेनी है, यानी कॉन्सेप्ट सारे के सारे वही चलाने हैं जो डीआरस के चलाने होते हैं। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए या ऐसा दिखाने के लिए कि क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है, डीसीस का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कर दिया। ठीक है। डीआर से डीसीस में डिफरेंस फिर भी वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वहां पे वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात होती थी। तो डीआरस गिवन है तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन डीसीस गिवन है तो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट ही होगा। यहाँ पे लाइन का तो कोई मैग्नीट्यूड वैसे ही नहीं होता। होता है क्या? लाइन की कोई लेंथ होती है क्या? नो। तो लाइन की तो वैसे ही कोई मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है। तो डीआरस गिवन हो या डीसीस गिवन हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। बस हमको लेटर्स चेंज कर देना है। वैसे हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 लगाते हैं, अभी क्या लगाएंगे? L1 M1 N1 और L2 M2 N2। शुरू करें। चलो, अब बस हमको ये सोचना है कि अगर ऑलरेडी दो वेक्टर्स हैं और दो लाइंस हैं, उससे परपेंडिकुलर तीसरी लाइन होगी तो वो कैसी होगी? सोचो। उनके क्रॉस प्रोडक्ट से बनी हुई लाइन होगी। वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? समझ आया? देखो, सपोज करो, मान लो कि ये लाइन है L1। ठीक है। और ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, लाइन L2 से परपेंडिकुलर है ना? बोलो। अब एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों से परपेंडिकुलर है, इससे भी और इससे भी। तो वो इस प्लेन से ही परपेंडिकुलर होगी। बोलो। जो तीसरी लाइन होगी जो इन दोनों से ही परपेंडिकुलर है, वो इस प्लेन से ही परपेंडिकुलर होगी जहां ये दोनों लाइंस लाया करती हैं, यानी इस लाइन से निकलती हुई बाहर लाइन होगी या इस लाइन के अंदर जाती हुई लाइन होगी। ठीक है। अब बात करते हैं इनके डायरेक्शन की। तो इस लाइन की डायरेक्शन इसका पैरेलल वेक्टर होगा, इस लाइन की डायरेक्शन इसका पैरेलल वेक्टर होगा। तो अगेन जो जो लाइन मुझे चाहिए उसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स से परपेंडिकुलर बाहर आता हुआ अंदर जाता हुआ वेक्टर होगा। तो वेक्टर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट में चले जाएं तो दो वेक्टर्स से परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है, दोनों से परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है, वो इन दोनों का क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो जस्ट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और क्रॉस प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स आप देखेंगे तो यही निकल के आएंगे। ठीक है, और प्रूव हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? क्वेश्चन सरल है, बस थोड़ा प्रेजेंटेशन पार्ट देखो कि इन सारी बातों को, कई बार चीजें हमारे अंदर होती है लेकिन इसको बताया कैसे, लिखे कैसे, है ना, वो वाली चीज देखो। तो पहले तो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्वेश्चन को। हेयर द डायरेक्शन कोसाइंस या डीसीस लिख दो शॉर्ट में, ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो भी लैंग्वेज गिवन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। लाइंस का नाम हम L1 एंड L2 ले लेते हैं। L1 एंड L2 आर गिवन एस। फिर ये वाले डीसीज तो हो गए हमारे लाइन L1 के, एंड ये वाले डीसीज हो गए हमारे लाइन L2 के। ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा। ओके फाइन। ओके। अब ये लाइन के हैं डीसीज। ठीक है। तो अब तीसरी लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं जो इन दोनों से परपेंडिकुलर है। ठीक है। नाउ, और उसके डीसीज हमको चाहिए, उसके डीसीज हमको चाहिए।
we are required to find we are required to find the DCs of a third line L3 which is perpendicular to both which is perpendicular to both L1 and L2, perpendicular to both L1 and L2, फाइन, ओके, क्लियर। तो अब मैं लाइन L1 और L2 के डीसीज मेरे पास हैं, तो मैं लाइन L3 के भी डीसीज ही चाहिए भाई, वो किस पॉइंट से पास थ्रू हो रही है ये सब तो नहीं चाहिए, तो इक्वेशन की बात करेंगे नहीं, तो डायरेक्शन से डायरेक्शन ही चाहिए, तो डायरेक्शन से डायरेक्शन जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे एंड दैट विल बी माय डीसीज, क्लियर। ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, पहले हमको क्या गिवन है और फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, सो द डीसीज ऑफ द डीसीज ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ द डीसीज ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर्स of lines L1 and L2 will be, ठीक है। तो लाइन की डायरेक्शन या फिर लाइन के डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन एक ही बात है, तो वो तो सामना साफ साफ तो गिवन थी कि लाइन की डायरेक्शन है, लेकिन अब हम किस लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं कि लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स की, जैसे अपन ये लिखते थे वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, तो ये तो लाइन के डीसीज हैं, ये जो गिवन है इस लाइन के डीसीज हैं, ठीक है। बट लाइन के डीसीज क्या है, वो तो उसके डायरेक्शन वेक्टर के डीसीज हैं, ठीक है। लाइन के डीसीज क्या होते हैं, उसकी डायरेक्शन वेक्टर के डीसीज ही तो होते हैं, तो हम एक लाइन और स्टैब्लिश कर देंगे यहाँ पे बस कि DCs of the direction vectors of lines L1 and L2 will be ये कि यही L1 M1 N1 and L2 M2, और वैसे अगर ये लाइन ना भी लिखें तो भी चलेगा रिस्पेक्टिवली। बस हम ये मेंशन करना चाह रहे हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर्स का किया जाता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट किसका किया जाता है, वेक्टर्स का। तो जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं लाइन L1 L2 के, हम एक बार लाइन से वेक्टर वाले जोन में जा रहे हैं ताकि हम क्रॉस प्रोडक्ट तो अप्लाई करें, लाइन का कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये वाले हो जाएंगे हमारे पहले वाले लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स, यानी कि उसको मैं ले लेता हूं वेक्टर B1, ये तो हो जाएंगे वेक्टर B1 के डायरेक्शन वेक्टर्स, और ये हो जाएंगे वेक्टर B2 के डायरेक्शन वेक्टर्स। तो अब जो मुझे चाहिए वो चाहिए वेक्टर B3 के डायरेक्शन वेक्टर्स, वो B1 क्रॉस B2 से मुझे पता चल जाए, ठीक है। नाउ DCs of line L3, or we can say DCs of direction vectors of line L3, direction vector of line L3 is या are given by vector B3 इक्वल टू वेक्टर B1 क्रॉस B2, करवा दें। B1 क्रॉस B2 कैसे करवाते हैं हम, आई कैप जे कैप एंड के कैप, और B1 के यहाँ पे लिखो डीसी जो भी गिवन है L1 M1 N1, देन नीचे L2 M2 N2, चलो कराओ फटाफट से। तो कैसे होगा ये बताओ, आई कैप के लिए कंपोनेंट बताना जरा, M1 N2 माइनस M2 N1, M1 N2 माइनस M2 N1 टाइम्स आई कैप, ठीक है आगे बढ़ो। अब वैसे तो माइनस होता है बीच में, लेकिन मैं प्लस लगा रहा हूं तो उल्टा काम कर देंगे, अंदर की साइड उल्टा काम कर देंगे, ठीक है। वैसे तो ये करते हैं हम L1 N2 माइनस L2 N1, लेकिन माइनस साइन को अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले वो वाला एलिमेंट लिख लें जो बाद में आ रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं, L1 N2 माइनस L2 N1 था, तो मैं क्या लिखूंगा L2 N1 माइनस L1 N2, ठीक है। अभी इतने टाइम्स जे कैप एंड के कैप का कॉम्पोनेंट, के कैप का कॉम्पोनेंट बोलो L1 M2 माइनस L2 M1, यही होगा L1 M2 माइनस L2 M1, इतने टाइम्स के कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर B3 के कंपोनेंट्स हो गए, और वेक्टर B3 क्या है, लाइन L3 की डायरेक्शन, तो यही लाइन L3 के भी डीसीज माने जाएंगे,
और यही प्रूव करना था हमको। ठीक है, सो डीसीज ऑफ लाइन L3R आर जो भी आए लिख देंगे हम यहाँ पे। पहला डीसी क्या मिला, M1N2 माइनस M2N1, कॉमा दूसरा डीसी क्या मिला, L2N1 माइनस L1N2, एंड द थर्ड डीसी इज L1M2 माइनस L2M1। प्रूव करना था क्या, और मैच कर लो देखो, M1N2 M2N1 सही है पहला, दूसरा क्या है N1L2, N1L2 है, L2N1 लिखें N1L2 लिखें, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, माइनस N2L1, ठीक है N2L1, और थर्ड एंड द लास्ट इज L1M2 माइनस L2M। तो सारे मैच हो गए, प्रूव्ड कर देंगे हम। तो देखो समझने की बात थी शुरुआत से ही कि दोनों से परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि कोई भी चीज जो दो चीजों से परपेंडिकुलर है वो उस प्लेन से परपेंडिकुलर होती है, और उसको पता करने का तरीका क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, बट अब वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पार्ट है बस। ठीक है, चले नेक्स्ट। कोई डाउट नहीं है इन दो क्वेश्चंस में अभी तक। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हाँ जी, एंगल बिटवीन द लाइंस ऑब्वियसली कोर्स का पार्ट एंड पार्सल होगा। आप देखो आपकी बुक में ये सवाल, हम्म, तो आपकी बुक में पहला सवाल है ना। ठीक है, सो दो सवाल ऑलरेडी एक्स्ट्रा कर चुके हैं हम। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस। ओके, दो लाइंस है यहाँ पे, पहली लाइन के डीआरस हैं ये, दूसरी लाइन के डीआरस हैं ये, फाइन, और दोनों का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना है तो ऑब्वियसली डीआर से ही रिलेटेड रिलेशन है मेरा, वो cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट्स इट। और बाकी चीज से मुझे वैसे कोई रिलेशन है भी नहीं और गिवन भी नहीं है। ठीक है ना, इक्वेशन बनाने जितना तो डेटा भी गिवन नहीं है कि लाइन की इक्वेशन बना दे। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए डीआर के साथ साथ एक पॉइंट भी चाहिए होता है जिससे वो पास थ्रू करे, तो वो गिवन भी नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि एंगल ही तो निकालना है। तो बस फिर जल्दी से निकालो। हाँ एक चीज, हम डीआर को डिनोट किससे कराते थे, लाइन के डीआर को हम डिनोट किससे कराते थे, एबीसी, और वो इसमें जो डेटा गिवन है वो भी एबीसी की फॉर्म में गिवन है, तो क्लैश ना कर जाए। तो क्लैश ना कर जाए तो हम ऐसे मान सकते हैं इस बार लाइन, पहली लाइन के जो डीआर हैं वो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। लेकिन फिर भी हम 1 2 3 तो मार्क करेंगे ना, तो फिर क्लैश कैसे करेगा। A1 B1 C1 इसको ले लेते हैं और A2 B2 C2 उसको ले लेते हैं, तो फिर अंदर की जो उसकी वैल्यू होगी वो ABC और B-C जैसे भी गिवन होगा। ठीक है, और चाहो तो कैपिटल लेटर ले सकते हो अगर, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। हेयर द डीआरस ऑफ टू लाइंस, सीधे दोनों लाइंस की बात कर लेते हैं। टू लाइंस L1 एंड L2 आर गिवन एस। ओके, सो लाइन L1 के डीआरस, इधर इधर से लिखना शुरू करो। लाइन L1 के डीआरस को हम ले लेते हैं A1 B1 C1, और गिवन क्या है वो, गिवन क्या है, A B C, समझ रहे हैं ना बेटा। A1 B1 C1 तो जनरल फॉर्म में है, और ABC एक्चुअली जो क्वेश्चन में गिवन है, जो अक्सर न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन होता है, अभी अलजेब्रिक फॉर्म में गिवन है, समझ गए। एंड लाइन L2, लाइन L2 के डीआरस को हम इन जनरल A2 B2 C2 से डिनोट करा देते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है, वो B-C, आगे C-A, एंड द थर्ड डीआर इज A-B। ठीक है, और अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ये काम कर लेना कि इसको कैपिटल लेटर्स ले लेना। ठीक है, चाहो तो, अदरवाइज इसमें भी शायद कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन, अब एंगल निकालने का काम करें। नाउ द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज गिवन बाय, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस L1 एंड L2 इज गिवन बाय। सो एंगल निकालने के लिए क्या तरीका यूज करते हैं, बताएगा कोई, बोलो प्रियांशु। लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस डॉट प्रोडक्ट से ही निकालते हैं, बट स्ट्रक्चर क्या रेडी करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, अगर डी आर्स गिवन है तो एक तरीके से कार्टेशियन फॉर्म गिवन है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, और मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि लाइन के बीच का एंगल जब भी निकालते हैं तो एक्यूट एंगल चाहिए, राइट, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी ना आ जाए। डिवाइडेड बाय नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, सो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इधर आओ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये काम करते हैं बेटा। चलो
लेट्स पुट द वैल्यूज, व्हाट द वैल्यूज आर गिवन हियर। A1 A2 A1 B1 C1 तो वही है ABC, और लेकिन A2 B2 C2 जो भी दिख रहा है। तो A1 की वैल्यू है A2 की वैल्यू है B-C, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। आगे बढ़ो, B1 की वैल्यू है B, और B2 की वैल्यू है C-A। देन फाइनली आ जाओ, C1 की वैल्यू है C, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, A-B। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूमरेटर पोर्शन रेडी। डिनोमिनेटर पोर्शन में आओ, मैग्नीट्यूड जब लिखूंगा तो A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर यानी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया। तो और इधर जो है, इन सबके ये बाइनोमियल टर्म्स है, इनके स्क्वायर करने हैं। तो B-C का भी होल स्क्वायर, आगे बढ़ो, C-A का भी होल स्क्वायर, आगे बढ़ो, A-B का भी होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखो, डिनोमिनेटर टर्म्स थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है सॉल्व करने के लिए। तो एक बार के लिए जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है उसको करो ही मत सॉल्व। ठीक है, एक बार जो कम कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है उसको सॉल्व करो जरा। तो न्यूमरेटर पोर्शन में आ जाइए जरा। तो मॉडुलस के अंदर देखो क्या हुआ आपके साथ, A इंटू B AB-AC, B इंटू C BC, और B इंटू A यानी कि AB, C इंटू A इज वॉट AC, एंड C इंटू B यानी कि -BC। खत्म हो गया सब। सो AB कैंसिल आउट, -AC +AC, देन +BC -BC। तो नीचे वाली टर्म जो भी हो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, जब ऊपर जीरो बन ही गया तो सॉल्व क्या करना, जीरो ही आना है। तो बोलो, समझ आया ना? सो डिवाइडेड बाय, एक बार के लिए लिख तो लो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, लेकिन नेक्स्ट टर्म में हम क्या लिख देंगे कि ये जीरो बन चुका है। B-C का होल स्क्वायर, C-A का होल स्क्वायर, एंड A-B का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट जीरो डिवाइडेड बाय, और ये एक बार फिर से लिख देना है सारी चीजें, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री कह दो या π/2 कह दो, इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, इज द required angle between the lines L1 and L2। That's it। ओके, समझ आया? ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि न्यूमेरिक फॉर्म में डीआरस नहीं गिवन होंगे, ऐसे अलजेब्रिक फॉर्म में गिवन होंगे, तो वहां पे एंगल पूछ लेना, तो यही डाउट हो करना कि या तो लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू तो निकल ही नहीं सकती ना जब तक न्यूमेरिक फॉर्म कुछ गिवन ही नहीं है। समझ गए दिया? ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कर दूं डिलीट? क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन ऑफ अ लाइन चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक ऐसी लाइन सोचनी है एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। देखो, लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता था, बताओ जरा। पासिंग पॉइंट, पैरेलल वेक्टर। ये लो पैरेलल वेक्टर एक्स एक्सिस से निकालो। पैरेलल वेक्टर किससे निकालो? एक्स एक्सिस। एक तरीके से डीआर चाहिए। तो देखो, अगर लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो जो एक्स एक्सिस के डीआरस हैं वही लाइन के डीआरस हैं। ठीक है, और उसके बाद पासिंग थ्रू द ओरिजिन यानी 0,0,0 वो पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन बनाई जा सकती है ना, बोलो? बताओ, क्लियर? ठीक है, तो बना दो। तो पहले अपन ओरिजिन वाला काम करते हैं, वो ज्यादा आसान है। हेयर लाइन एल, एक ही लाइन है अभी हमारे पास, लाइन एल इज गिवन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ 0,0,0। सो या दैट इज करके लिख दो, दैट इज। तो जो पॉइंट होते थे उसको अपन X1 Y1 Z1 से डिनोट कराते थे ना। तो X1 Y1 Z1 तीनों 0 0 0, एक डेटा ये मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया। अब जो पैरेलल वेक्टर है उसको हम किससे डिनोट कराते थे? वेक्टर बी, या फिर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो ABC। कार्टेशियन फॉर्म, अभी जैसे ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा तो उसको भी कार्टेशियन फॉर्म में लिख देते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म की ही इक्वेशन बना देते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखते थे अपन उसको, ABC, वो निकालना शुरू करें। ऑल्सो इट इज गिवन, ऑल्सो द लाइन L is given parallel to x-axis, right? Parallel to x-axis. So drs of line L will be equal to drs of x-axis, yes or no? दोनों के dr सेम हो जाएंगे क्या? सेम तो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना? अब हमने देखा था कि वैसे तो हम एग्जैक्टली exactly इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन जब जहां तक कि इक्वेशन की बात है तो इसको इसका लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसके डीआरस ही इसके डीआरस मान सकते हैं। चलो, कोई मुझे बताएगा एक्स एक्सिस के डीआरस क्या होते हैं?
ये तो कभी सोचा ही नहीं। 1/√3 कहाँ से आया? जीरो जीरो तो ठीक है, लेकिन 1/√3 कहाँ से आया? डी आर्स होते क्या है, चलो ये बताओ। कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का जो एंगल बनाया उसका कॉस, ठीक है ना? तो एक्स एक्सिस ने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाया? तो cos 0 1। तो 1,0,0, ठीक है। एक्स एक्सिस ने एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाया, एक्स एक्सिस ने वाई के साथ 90 बनाया और जेड के साथ 90 बनाया। तो जो डी आर्स होंगे वो cos 0 cos 90 के फॉर्म में होंगे। तो cos 0 1 है, cos 90 0 है जी। तो 1,0,0। तो कल को मान लो कि वाई एक्सिस के पूछ ले फिर 0 1 0, और कल को जेड एक्सिस के पूछ ले फिर 0 0 1। ठीक है ना? डी आर्स ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज, इसको हम मार्क कर लेते हैं A B C, यानी कि 1 0 0। जो आप कह रहे हो बेटा 1/√3 1/√3 1/√3, वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, फिर वो तीनों ही 1/√3 होते हैं ABC, ठीक है। ओके। तो दोनों डेटा मिल गया मुझे, पैरेलल वेक्टर मिल गया और पासिंग पॉइंट मिल गया। बना दें इक्वेशन ना? इक्वेशन ऑफ लाइन L इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। तो हर चीज हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है, तो इक्वेशन भी कार्टेशियन फॉर्म में ही लिखते हैं। x - x1 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाय c इक्वल टू सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। लेट अस पुट अप द वैल्यूज। सो x1 y1 z1 तो 0 0 0 ही है, वैसे भी x - 0 a की वैल्यू क्या है 1। आगे बोलो y - 0 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या है 0, और z - 0 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू लैम्डा। थोड़ा सॉर्ट आउट करो उसको। सो फाइनल इक्वेशन बोलो, x/1 y/0, जो कि सॉल्व नहीं करना, y/0 ही रखना है, एंड z/0 इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आंसर मैच करो पहले, फिर कुछ एक्स्ट्रा बात इस इक्वेशन से रिलेटेड, क्योंकि पहला ऐसा सवाल आया है शायद जिसमें साबित नहीं करना, बाकी तीन क्वेश्चन में तो प्रूव करना था, तो उसमें आंसर की का कोई रोल नहीं था। इसका आंसर की आंसर मैच करो, मैच हो गया। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है। हो गया है तो, सवाल तो हो गया। अब मेरा एक सवाल है, ये जिस लाइन की हमने इक्वेशन बनाई है अभी, जो दिख रही है आपको, जो आंसर निकाला है हमने, कोई बता सकता है कि एक 3D स्पेस में ये लाइन कहाँ होती है? मतलब ये लाइन कौन सी है जिसकी हमने इक्वेशन बनाई है? यस, ये खुद एक्स एक्सिस है। अरे एक लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है और ओरिजिन से गुजर रही है वो एक्स एक्सिस ही होगी, और कोई हो कैसे सकती है? सोचो। हम्म। भाई एक्स एक्सिस से पैरेलल तो लाखों लाइंस है, लेकिन वो ओरिजिन से भी तो गुजर रही है, वो भी तो देखो। तो खुद एक्स एक्सिस ही होगी जो ओरिजिन से गुजर रही है और एक्स एक्सिस से पैरेलल है। सो एक्चुअली ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। एज ए डायरेक्ट रिजल्ट याद करो, एज ए डायरेक्ट रिजल्ट याद करो, ये जो दिख रही है ये कोई छोटी मोटी इक्वेशन नहीं है, ये डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद करने वाली इक्वेशन है। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। तो इसी तरीके से वाई एक्सिस की भी इक्वेशन होती है। वो क्या होती है खुद बता दो जल्दी से। यस, वेरी गुड। एंड जेड एक्सिस की इक्वेशन x/0 y/0 z/1 इक्वल टू सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। तो आ जाएगा एमसीक्यू में, तो मुश्किल से 10 सेकंड में टिक आउट करना है और आगे बढ़ना है। ओके, डीआरस पूछ लें तो 1 0 0, इस तरीके से इक्वेशन पूछ ले तो x/1 y/0 z। ओके फाइन, क्लियर। बढ़े आगे। पानी। हम्म। देखो, लेट्स से कि ये 3D प्लेन है। लेट्स से दिस इज अ 3D प्लेन। ओके। तो एक्स एक्सिस ये नीचे वाली है। तो इस एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइंस बताओ। देखो ये लाइन इससे पैरेलल है ना? बोलो। ये भी एक्स एक्सिस से पैरेलल है, बोलो। ये भी है, बहुत सारी लाइन है जो इससे पैरेलल है। लेकिन इस पॉइंट से भी पास थ्रू होनी चाहिए, ओरिजिन से भी पास थ्रू होनी चाहिए, तो वो तो खुद एक्स एक्सिस ही होगी, और कोई लाइन पॉसिबल है क्या? समझ गए पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन से? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। oh sorry, if the coordinates of the points a b c d are this, चार पॉइंट के तीन तीन कोऑर्डिनेट्स, 12 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालने के लिए इसके और इसके क्या चाहिए? डी आर्स। क्योंकि हम कब से तो डिस्कस कर रहे हैं, लाइन की परपेंडिकुलरिटी चेक करना, एंगल निकालना।
ये सारी चीजें डी आर से ही रिलेटेड हैं और किसी चीज से रिलेटेड नहीं है। और डी आर निकालने का तरीका, ए बी लाइन, ए बी का डी आर कैसे निकलाएंगे, बी माइनस है, और वो कैसे निकालेंगे, डी माइनस सी। सरल सा क्वेश्चन हो गया है। तो चलो खत्म करो। हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर गिवन एस, आर गिवन एस, फिर हम ये कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, ये और ये रिस्पेक्टिवली। ये हो गया क्वेश्चन इंट्रोडक्शन। अब लाइन ए बी और सी डी के बीच का एंगल चाहिए मुझे, तो इन दोनों के डी आर्स निकालते हैं। सो डी आर्स ऑफ लाइन ए बी आर, अच्छा लाइन ए बी का मतलब क्या है? ये बताओ, ये बताएगा कोई? लाइन ए बी का मतलब क्या है? यस वेरी गुड, इट इज नॉट लाइन सेगमेंट ए बी। उसने सेगमेंट वर्ड यूज नहीं किया। ए और बी पे रुक नहीं रही है लाइन, ये एक लाइन है, आसपास मतलब पास थ्रू होके जा रही है बस, है ना। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी है लाइन ए बी का मतलब, ना कि लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, द आर्स ऑफ लाइन ए बी आर, तो दो तरह के डी आर्स हैं। डी आर्स को एबीसी से डिनोट कराते हैं, दो तरीके के हैं, तो वही A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, A1 B1 C1। चलो निकालो। तो बी माइनस है टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो 4 - 1, then 5 - 2, and then 7 - 3। What is 4 - 1? 3, 3, 4, 3, 3, 4 आ गए पहले डी आर्स। सिमिलरली सिमिलरली दूसरी लाइन के डी आर्स निकालो। डी आर्स ऑफ लाइन सी डी आर, और इसके हम A2 B2 C2 से डिनोट करा देते हैं, इक्वल टू। तो डी माइनस सी करें, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, 2 माइनस -4 एंड 2 + 4 6, सही है। 9 - 3 गिव्स मी 6, सही है। और 2 - -6 यानी 2 + 6 गिव्स मी, यहीं से पता चल रहा है दोनों पैरेलल है, 2 3 4 6 6 8। तो प्रेजेंट करना है वो एक अलग बात है, लेकिन चीजों को जल्दी ग्रैप करो। भाई पहले से ही पता है कि 0 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों के बीच में दोनों पैरेलल हैं, तो फिर क्या है, अब हाथ जल्दी जल्दी चलेंगे। अब आप सोचो कि खत्म करूं उसको, हो गया ना, सॉल्व हो गया ना, माइंड में तो सॉल्व हो गया ना। ठीक है, चलो देखो। सो नाउ एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज गिवन बाय वही फॉर्मूला, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस ए बी, देखो 0 डिग्री आंसर आ रहा है, टू लाइंस ए बी एंड सी डी is given by cos थीटा इक्वल टू वही फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मॉडुलस भी लगाओ, और A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट, देन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर करो। ठीक है, चलो पुट द वैल्यूज, A1 A2 यानी 3 × 6, देन व्हाट 3 × अगेन 6, देन व्हाट 4 × 8 का मॉडुलस, ऑब्वियसली कोई नेगेटिव नहीं है। और नीचे क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर एंड व्हाट 4 का स्क्वायर। अगली बारी क्या करूंगा बोलो, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। फाइन, ठीक है, करें सॉल्व। सो 6 × 3 = 18 प्लस 18 36 एंड 32, व्हाट इज 36 एंड 32? 68, मॉडुलस हटाने के बाद भी 68। ये करना जरा, 9 9 18, 18 एंड 16 इज 34, सो इट इज √34। और अगला बताना जरा, 36 36 72, 72 इज प्लस 64 134, 134 इज नथिंग बस 2 √34, राइट, है ना। 130, 134 बना, 136 देख लो, 2 √34 होता है कि नहीं होता, देख लो, 34 4 जा 136 होता है क्या? उसका ट्वाइस है तो होगा ही होगा, देखो यहां से ही पता चल रहा है इसका ट्वाइस है। ठीक है, तो वो √34 मैग्नीट्यूड का है, तो ये 2 √34 का मैग्नीट्यूड का होगा होगा। सही सही पकड़ ली, जल्दी बात पकड़ ली उसने। ओके, तो इस पार्ट को सॉल्व करो जरा। सो 68 डिवाइडेड बाय √34, √34 34, और 34 डिवाइडेड बाय 2 68 इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा अगर 1 है, तो थीटा इक्वल टू व्हाट 0 डिग्री इज द एंगल, the required angle between the two lines। मैच करो आंसर।
हम्म। ठीक है, मैच हो गया है, आंसर मैच हो गया क्या? बोलो। क्वेश्चन है ही नहीं बुक में। अब ये तो क्यों नहीं है उसका तो मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, इसको तो डालना चाहिए बुक में। 6 बजे एग्जैक्ट। हम्म। कर दूं डिलीट? कर दूं डिलीट? यस। अच्छा, पुरानी बुक है क्या आपके पास? तो ठीक है, मैच करो ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन हम अभी अभी करके आए हैं पिछली एक्सरसाइज में। तो मिसलेनियस में दम नहीं है, जब तक प्लेन का इंट्रोडक्शन नहीं होगा ना, तब तक चैप्टर में ही दम नहीं है। मजा तो प्लेन में ही आता भाई। ये तो रोडवेज बस चल रही है। जब तक प्लेन नहीं मिलेगा तब तक मजा नहीं मिलेगा। सो दो लाइंस गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कल ही किया है पी वाला क्वेश्चन, तो पी को के से रिप्लेस कर दिया और क्या। ठीक है, दोनों लाइन की इक्वेशंस गिवन है, L1 L2। हेयर द इक्वेशंस, कार्टेशियन इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस। कितने इक्वेशन बचते हैं इसके बाद? इसके बाद और क्या? हाँ, ओके, चलो देखते हैं। L1 एंड दिस इज लाइन L2। फाइन। और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और मुझे क्या गिवन है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो डीआर से रिलेशन है सारा। किससे रिलेशन है? डीआर से। तो डीआर निकाल लूं मैं दोनों लाइन के। अब डीआर निकालने से पहले बस एक चीज मेक श्योर करनी होती है, वो क्या? क्या मैं नीचे के एलिमेंट्स को पिक कर लूं कि यही डीआर हैं? 1 1 1 होना चाहिए, +1 +1 +1 तो है ना, देखो +1 +1 +1 +1 +1 +1 तो है। तो जो नीचे के जो रखे हुए वैल्यूज हैं वही मेरे डीआरस हैं। नहीं होता तो थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ता। सो कंपेयरिंग दैम विद द जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग दैम with the standard form, with the standard form. And what is the standard form of a equation of a line in space? X minus x1 divided by a equal to y minus y1 divided by b equal to z minus z1 divided by c equal to lambda। ठीक है, तो यहां से हमको drs निकालने बस, क्योंकि हमको वही एंगल वैंगल वगैरह देखना है। ऊपर वाला पॉइंट भाई x1 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ वैसे मैं, 1 है, y1 की वैल्यू 2 है, बट उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सीधे बस ये नीचे के पॉइंट्स निकालता हूँ। तो ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2, इसको कंपेयर करके वी गेट a1 b1 c1 इक्वल टू बोलो क्या, -3। आगे बोलो 2k, आगे बोलो 2। एंड a2 b2 c2 इक्वल टू क्या निकलेंगे, 3k 1 एंड -5। ठीक है, चलो तो अब ऑलरेडी गिवन है कि लाइन परपेंडिकुलर है, या मुझे पता करना है? नहीं, ऑलरेडी गिवन है। तो ऑलरेडी गिवन है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू 0 पुटअप कर दें और k निकल जाएगा। नाउ इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट लाइन L1, बातें नहीं, परपेंडिकुलर टू लाइन L2। थोड़ी सी भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और अक्सर पता है हम खुद अपनी गलती से आउट नहीं होते, हम रन आउट होते हैं दूसरे की गलती से। वो रन आउट करने का मतलब है कि मैं तो नहीं बात करना चाह रहा लेकिन अगला बातों में फंसा रहा है, तो इसको बोलते हैं रन आउट होना। सुन लिया? तो ना खुद आउट हो ना दूसरे को अलाउ करो कि हमें आउट करे हो। सब लोगों का ध्यान यहाँ पे। लाइन L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2 दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। सो करो वैल्यूज पुट, -3 मल्टीप्लाइड बाय 3k प्लस आगे बोलो 2k मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आगे बोलो 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 गिव्स मी व्हाट, 0। implies so -9k प्लस 2k -10 gives me 0। हाउ मेनी k हो गए? -7k इक्वल टू 10 implies k की वैल्यू -10/7। चेक करो, इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। चेक करो आंसर फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन हम करके आए। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन और प्लेन आ गया, तो ऑब्वियसली आपके कोर्स में नहीं है। प्लेन आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कोर्स में। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दो लाइंस गिवन है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लगा देंगे हम। कल ही किया है शायद लास्ट में जाते जाते एक सवाल।
ठीक है, तो लाइंस, दो लाइंस गिवन है हमको। हेयर द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस आर गिवन एज, आर गिवन एज, so let's say this be line L1 and let's say this be line L2। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जहां बात हो गई तो सब चाहिए साहब, केवल डीआर से काम नहीं चलेगा कि ये डीआर से ये डीआर से उठा लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में चारों एलिमेंट चाहिए, A1 A2 B1 B2। सो कंपेयर करके चारों एलिमेंट्स निकालो। सो कंपेयरिंग दैम विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म अब की बार हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज, बोलो ऋषि का स्टैंडर्ड फॉर्म याद है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। हाँ, आर वेक्टर इक्वल टू, इक्वेशन हमेशा समथिंग इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में होगी। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस की। तो ए बी दो वेक्टर्स हैं और लाइंस दो हैं, तो A1 A2 और B1 B2, ये चार वेक्टर्स यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लें। वी गेट, ऑन कंपैरिजन वी गेट वेक्टर A1, बोलना क्या निकला, 6 i कैप, कॉपी पेस्ट ही मानना, 6 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। वेक्टर A2 नीचे से निकालो, नीचे वाली लाइन से, -4 i कैप देन -k कैप, बस दो ही कंपोनेंट्स हैं इसमें। ठीक है, लेकिन 0 j कैप लिख दो एक बार, प्लस 0 j कैप, ताकि माइनस करने में आसानी हो, -k कैप। ठीक है, एंड वेक्टर B1, उसका पैरेलल वेक्टर क्या है, i कैप -2 j कैप प्लस 2 k कैप, एंड इसका पैरेलल वेक्टर है जो ये रहा, 3 i कैप -2 j कैप -2 k कैप। फाइन, तो डेटा मिल गया जो भी चाहिए था। अब प्रोसेस कर दें इसको बस। ठीक है, अगेन एंगल का काम होता तो इसका कोई रोल नहीं होता, बट यहाँ पे अब चारों चीजों का रोल है डिस्टेंस निकालने की, जहां तक बात है। तो वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह दे या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह दे, कल को तो डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, शॉर्टेस्ट एंड परपेंडिकुलर एक ही होती है। बिटवीन लाइंस L1 एंड L2 इज गिवन बाय, दिया किस लेटर से डिनोट कराते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को? आपका ही नाम का लेटर है डी, डी फॉर दिया, डी फॉर डिस्टेंस। कम से कम ये वाला फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, बोलो। A2 - A1, हाँ, डॉट प्रोडक्ट, सही है, वेक्टर B1 क्रॉस B2। थोड़ा सा मिसिंग कर रहे हो, इसका वो भी लगाओ ना, क्या वो, मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब ये तो हमने फॉर्मूला तो रेडी कर लिया, लेकिन सामग्री रेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ सारी चीजें इसमें पुटअप करेंगे तो बहुत हैक्टिक हो जाना। सो A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट अगर मुझे B2 B1 क्रॉस B2 से करना है, तो जैसे A1 A2 ये हो गया, तो यहाँ पे इस जगह पे मैं, या नेक्स्ट पेज पे आ जाओ एक बार, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाँ, सो नाउ वेक्टर A2 - A1 रेडी कर देते हैं पहले, करो। सो क्या होगा, -4 -6, इस तरीके से होगा, क्या बनेगा, -10 i कैप। आगे बोलो, वो तो जीरो था, 0 - 2 कितना बनेगा, -2 j कैप, और -1 - 2 ये कितना बनेगा, -3 k कैप। तो ये तो मिल गया मुझे A2 - A1। अब B1 क्रॉस B2 के लिए हमको करना पड़ेगा डिटरमिनेंट फॉर्म, एंड B1 क्रॉस B2 इज गिवन बाय, वही डिटरमिनेंट बना देते हैं, i कैप j कैप k कैप। बोलो कंपोनेंट्स क्या है, 1 - 2 2, एंड इधर 3 - 2, 3 - 2 एंड -2। चलो सॉल्व दिस। सो आई कैप के कंपोनेंट बताओ, -2 इंटू -2 4, माइनस -2 इंटू 2 -4, तो +4, 0 हो गया क्या? नहीं हुआ, 8 होगा। -2 इंटू -2, ओके 4 हो गया, ये तो 4 हो गया।
और वो +4 हो गया तो 8 हो जाएगा, यस 8 आई कैप। ये जाएगा, ये जाएगा, 1 × -2 -2 एंड देन -6 -8 और एक माइनस जे कैप से मिलेगा तो +6 जे कैप। यस 8, हाँ 2 + 6 8 जे कैप, यस 8 जे कैप। और के कैप के कंपोनेंट देखो, -2 एंड देन -6 तो +6 तो -2 + 6 यानी +4, +4 के कैप। सो ये आ गया B1 × B2। जब चाहो तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, और चाहो तो मैग्नीट्यूड सीधे जाके फॉर्मूला में निकाल लेना। तो B1 × B2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं। एंड B1 × B2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ये तीन सामग्रियां ही चाहिए फॉर्मूला में पुटअप करने के लिए। सो कितना हुआ, 64 64 128, 128 एंड 16 144 यानी 12 यूनिट्स। ठीक है, चलो अब ये तीनों सामग्रियां वापस पीछे आ जाओ। बोलो A2 - A1 क्या निकला था, -10 आई कैप, -2 जे कैप, -3 के कैप। दिस हैज टू बी डॉट प्रोडक्ट विथ B1 × B2 क्या निकला था, 8, 8 +8 +4 के कैप। एंड मॉडुलस लगा देंगे, और नीचे 12 निकाल ही चुके हैं। ठीक है, सो करो, -10 × 8 -80, देन अगेन -16 एंड देन -12, मॉडुलस लगाओ, डिवाइडेड बाय 12, जोड़ो तो 96 96 98 108। तो -108 यानी कि मॉडुलस लगा के +108, 12 100/12 gives me 9 units is the shortest distance between them। मैच करो आंसर। तो काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन काम को ज्यादा हैक्टिक नहीं है, बस एक प्रोसेस एल्गोरिथम माइंड में है कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तो इजी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी। ठीक है, कर दूं उसको डिलीट। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट, एक ही क्वेश्चन बचता है, जाओ बोले कौन सा क्वेश्चन बचता है। देखो, प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, प्लेन की इक्वेशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस क्रॉसेस द YZ प्लेन। न प्लेन तो देखना ही नहीं है, देखो ही मत, भगाओ वहां से। हाँ, अरे रुक तो जाओ, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन 10 से कुछ मिल जाए मुझे। क्वेश्चन 10 आपके कोर्स का माना जा सकता है कि, सोचो जरा। हम्म, लग रहा है क्वेश्चन 10 माना जा सकता है कि कोर्स का पार्ट एंड पार्सल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों पॉइंट से पास थ्रू होने वाले लाइन की इक्वेशन तो बना सकते हो, बनाओ, वो बनाओ, चलो रफली बनाओ, बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, x - 5 डिवाइडेड बाय 3 - 5 क्या होता है, -2। देन y - 1 डिवाइडेड बाय 4 - 1 क्या होता है, 3। एंड देन z - 6 डिवाइडेड बाय 1 - 6 क्या होता है, -5, इक्वल टू लैम्डा। ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। अब ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई, और आपको क्या गिवन है कि ये लाइन जो है YZ प्लेन को क्रॉस करती है। ये जो गिवन लाइन है कहां से क्रॉस करती है बेटा, क्या हो गया, तो ये YZ प्लेन को जब क्रॉस करती है तो किस पॉइंट पे क्रॉस करती है, समझ आया सवाल, किस पॉइंट पे छू के निकलती है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, क्वेश्चन नंबर था हमारा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार फिर से रीड आउट करते हैं, सारे बच्चे ऑन द स्क्रीन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट क्रॉसेस द YZ प्लेन। तो एक रफ फिगर में रेडी कर रहा हूं, देखना सारे बच्चे इधर। XYZ तो बना ही सकते हैं, उसको तो कोर्स से बाहर नहीं करोगे ना, कि वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो लेट्स से कि ये हो गया हमारा XYZ प्लेन। ओके, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस एंड दिस बी द ओरिजिन। ठीक है, अब सुनो, दो पॉइंट है मेरे पास, उसको क्रॉस करने वाली लाइन YZ प्लेन से गुजरे। वेयर इज द YZ प्लेन हेयर, कैन यू इमेजिन द YZ प्लेन। YZ प्लेन एक दीवार होती है ना,
एक्स वाई प्लेन फ्लोर होता है, वाई जेड प्लेन, जैसे तीन फ्लोर, तीन प्लेन मान लो, ये फ्लोर, ये दीवार, ये दीवार, यही तीन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। तो लेट्स से ये है वाई जेड प्लेन। तो इस वाई जेड प्लेन से एक लाइन है जो पास थ्रू होकर जा रही है। कैसे जाती है पता है? ये लाइन यहां से गई और दूसरी साइड से निकल गई। इमेजिन कर पा रहे हो? दीवार के आर पार गई। प्रियांशु इधर देख, फोन में नहीं। लाइन इधर से गई और उधर से पास थ्रू हो गई, ये दीवार के आर पार ऐसे निकल गई। समझ आया? तो ये जिस पॉइंट पे इसने टकराई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपसे मांगे गए हैं। तो इस पॉइंट के और किसी कोऑर्डिनेट के बारे में पता नहीं है मुझे, पर मैं एक्स कोऑर्डिनेट तो दावे से कह सकता हूँ 0 है, क्योंकि प्लेन वाई जेड है। तो प्लेन वाई जेड है, तो बाकी बस मुझे वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट ही तो निकालना है। तो लेट से वाई कोऑर्डिनेट में y1 मान लेता हूं और जेड कोऑर्डिनेट में z1 मान लेता हूं। मुझे y1 और z1 की वैल्यू निकालनी है। ओके। अब इस लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकता हूं, क्योंकि ये भी गिवन है कि लाइन दो पॉइंट से पास थ्रू करती है। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट दीवार के उस साइड मान लो बी। ऐसा कोई जरूरी नहीं दीवार के उस साइड मानो, दोनों पॉइंट भी दीवार के साइड और दोनों पॉइंट वैसे भी मान सकते हैं। सो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 5, 1 एंड 6। और बी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है? 3, 4 एंड 1। तो जितनी मेरे पास नॉलेज है और कुछ नहीं, मैं लाइन की इक्वेशन तो निकाल ही सकता हूँ। तो लेट से लाइन एल है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल हम कैसे निकालेंगे? अभी रफली निकाल रहे हैं। तो x माइनस एक्स वन की जगह मैं 5 रख दूं, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 यानी कि -2। एंड देन व्हाट? y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 गिव्स मी 3। एंड व्हाट? z माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 गिव्स मी -5 इक्वल टू लैम्डा। सो ये लैम्डा निकल गया। ये इक्वेशन निकल गई। अब इस इक्वेशन में ये किसकी इक्वेशन है? जल्दी बोलो, सवाल का जवाब दो। ये किसकी इक्वेशन है? किसकी? लाइन की। ये किसकी इक्वेशन है? लाइन की। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो उस पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, हर एक पॉइंट को ये रिलेशन मानना ही पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस प्लेन का, ऐसे लेट से ये पी है, इस पी पॉइंट को भी इस लाइन की बात माननी पड़ेगी। ये पी पॉइंट भी इस लाइन पे लाया करता है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करेगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये 0, y1, z1 इसमें पुटअप कर दूंगा। ठीक है? तो पुटअप करो, पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी in line L, in the equation of line L, in the equation of line L, we get, so let's put it. So point P का x कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -5 डिवाइड बाय -2। पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या माना मैंने? y1, -1 डिवाइडेड बाय 3। और z कोऑर्डिनेट क्या माना मैंने? z1, -6 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। तो एक एक फ्रैक्शन को, पहला फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा फ्रैक्शन को एक एक करके लैम्डा से इक्वेट करते हैं। सो लैम्डा, पहले फ्रैक्शन को जैसे मैंने लैम्डा से इक्वेट किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? 5/2। अब एक बार लैम्डा की वैल्यू आ गई तो अब दूसरे फ्रैक्शन को इससे इक्वेट करूंगा तो मैं लैम्डा से थोड़ा ना करूंगा, अब तो उसकी वैल्यू से करूंगा। सो y1 -1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5/2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो 5 3 जा 15/2 और -1 उधर जाके +1, तो 17/2 आ गया y1, यानी y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 17/2। और सिमिलरली थर्ड को, इसको z1 -6 डिवाइडेड बाय -5 को लैम्डा से इक्वेट किया तो z1 की वैल्यू आ गई -5। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू तो लिखूं, क्या है? 5/2। तो इट इज -25/2 + 6, 6 2 जा 12। So -25 + 12 gives me -13/2। तो z कोऑर्डिनेट आ गया -13/2 और x कोऑर्डिनेट वैसे ही क्लियर था। तो 0, यहाँ ये वो पॉइंट होगा जहां से ये लाइन yz प्लेन को क्रॉस करेगी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। समझ गए क्या? ओके। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर yz प्लेन एक्स, सुन लो तीनों, अगर yz प्लेन, xz प्लेन या xy प्लेन की बात हो रही है तो वो कोर्स का पार्ट है। और किसी प्लेन की बात हो रही है, क्योंकि ये 3 स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये फ्लोर, ये वाली दीवार और ये फ्लोर, इनकी बात हो रही है, लाइन यहां से गुजर रही है, और उनकी इक्वेशन के बिना हम वो काम कर सकते हैं, तो हमारे कोर्स का पार्ट एंड पार्सल है। तो जो अगला क्वेश्चन है इसी फॉर्म में है। अब की बार जेड एक्स प्लेन से पास थ्रू होती होती है। तो जेड एक्स प्लेन से पास थ्रू कैसे होगी? जैसे वही एक्स वाई जेड प्लेन बनाओ। जेड एक्स प्लेन कौन सा होता है? ये वाली दीवार हो जाएगी, है ना? तो जेड एक्स प्लेन सपोज करो, देखो, यानी मेरे पीछे वाली दीवार। तो आंसर बता दो इसका भी क्विकली, सारे बच्चे निकालो इसका आंसर। निकल गया, XYZ। सो जेड एक्स प्लेन ऐसा होगा, इमेजिन कर पा रहे हो? ये वाली दीवार। ओके। अब लाइन इधर से निकली
इधर से गई और यहां से निकल गई, ठीक है। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो जेड एक्स प्लेन पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1, 0, z1। ठीक है, अब रफली सॉल्व करो। सो इक्वेशन क्या बनाएंगे हम, 3 - 5 x - 5 डिवाइडेड बाय 3 - 5 यानी कि -2, सही है। अच्छा सेम ही है क्या पॉइंट, अच्छा पॉइंट सेम ही लिए, चलो ठीक है। y - 1 डिवाइडेड बाय 3 और z - 6 डिवाइडेड बाय -5। अब की बार इसको 0 लेना है, तो इसको 0 लेंगे तो लेमडा की वैल्यू -1/3। कंपेयर करो इससे और इससे, तो x - 5 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू -1/3, तो x की वैल्यू बोलो 2/3 +5, यानी 5 × 3 = 15 + 2 17/3। और फिर इसको कंपेयर करो z - 6 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू -1/3, तो z की वैल्यू, या यहाँ पे x1 है और ये z1 है, तो z1 की वैल्यू क्या 5/3 +6, 18 + 5 23/3, मैच हो गया। x1 कोऑर्डिनेट आ गया 17/3 और y1 0 था ही सही, और z1 हो गया 23/3। ठीक है, ओके। बताओ कौन सा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, एमसीक्यू है क्या, कौन सा है। चलो 1 बाय 1 चेक करने दो मुझे। कौन सा किया अभी, ऐसा ही कोई क्वेश्चन और निकल जाए तो। प्लेन कोर्स में नहीं है, प्लेन की इक्वेशन कोर्स में नहीं है, प्लेन की इक्वेशन कोर्स में नहीं है। पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन कोर्स में नहीं है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन का भी कॉन्सेप्ट था उसमें, पर प्लेन ही नहीं है तो गया ये भी। ये प्लेन की इक्वेशंस गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन गलत, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन गलत। फिर आओ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। अगर ये प्लेन नहीं होता तो ये कोर्स का पार्ट एंड पार्सल होता। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन कोर्स, ऐसा क्वेश्चन मान सकते हैं अपन कोर्स में कि दो लाइंस जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट का किसी तीसरे पॉइंट से डिस्टेंस, दो लाइंस जहां पास थ्रू कर रही हैं, ओके, वो जिस पॉइंट पे पास थ्रू हो रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का किसी तीसरे पॉइंट से डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा पहले, और फिर दूसरा पॉइंट तो गिवन ही होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया 11th क्लास में, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1। 19th है क्या कोर्स में, प्लेन आ गया इसमें भी। 20th, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, यस यही है कोर्स में बस अब, और बाकी एमसीक्यू भी नहीं है। ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, चलो तो खत्म करो उसको 19 को, पढ़ो उसको 20 को। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन बतानी है जो कि इस पॉइंट से तो पास थ्रू होती है, और एक नहीं दो लाइन से परपेंडिकुलर है। तो टोटल कितनी लाइंस प्रेजेंट है मतलब इस क्वेश्चन में, तीन। तीन है ना, एक तो मुझे बनानी है लाइन L1, लाइन L1 की इक्वेशन तो मुझे बनानी है, लाइन L2 गिवन है और लाइन L3 भी गिवन है, समझ आया। ओके, सो लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं जल्दी बोलो। पॉइंट तो गिवन है, यानी न्यूमरेटर पार्ट तो बना लूंगा सर मैं इसका, डिनोमिनेटर पार्ट नहीं बना पाऊंगा क्योंकि पैरेलल वेक्टर गिवन नहीं है। तो पैरेलल वेक्टर को हाल फिलहाल के लिए हम ABC मान लेते हैं, x माइनस दिस डिवाइडेड बाय a, y माइनस दिस डिवाइडेड बाय b, इस तरीके से, समझ गए, बोलो। ओके, वेक्टर इक्वेशन बनानी है, लेकिन देखो फिर या तो फिर इन दोनों को वेक्टर में कन्वर्ट करो, ये दोनों कार्टेशियन में गिवन है तो इनको वेक्टर में कन्वर्ट करो। मेरा सजेशन ये है कि सब कुछ कार्टेशियन में चलने दो, फाइनली जो इक्वेशन बन जाएगी उसको फाइनली वेक्टर में चेंज कर ले। ठीक है, क्योंकि डेटा ज्यादा जो है कार्टेशियन में गिवन है, तो ज्यादा डेटा वेक्टर में क्यों कन्वर्ट करें, फाइनली एक डेटा को कार्टेशियन में से वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों की इक्वेशन लिखता हूं मैं, हेयर द इक्वेशंस ऑफ लाइंस L1, इन दोनों को L1 L2 मान लेते हैं, आर गिवन एस, so this be the equation of line L1 and this be the equation of line L2। फाइन, ये हो गया चीज क्लियर। अब इसके डीआर, क्योंकि परपेंडिकुलर होने की बात कर रहा है वो, तो परपेंडिकुलर होने की बात कर रहा है तो डीआर से लेना देना होगा, तो इनके डीआर भी हैंड टू हैंड निकाल के एक्सट्रैक्ट करके छोड़ देते हैं। ठीक है, नाउ डीआर ऑफ लाइन L1 आर, सो A1 B1 C1 रखते हैं इसका नाम, A1 B1 एंड
C1। बोलो क्या क्या होंगे? 3 -16 एंड 7 एंड DRs ऑफ, ठंड लग रही है, लाइन L2R, गर्मी लग रही है, फैन चलाओ। A2 B2 C2। बस थोड़ा सब्र रखो, बी इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। हाँ जी। A2 B2 C2 गिव्स मी 3 8 एंड -5। ये करने से पहले, अभी तो देखो हमने कर लिया क्योंकि नजर मेरी चली गई, पता नहीं आपकी गई नहीं गई, ये चेक कर लेना कि इसके कोएफिशिएंट 1 1 1 है या नहीं है। अगर इसके कोएफिशिएंट 1 1 1 नहीं है तो फिर ये डीआरस भी नहीं है, फिर डीआरस भी कुछ और है। ओके, क्लियर? ठीक है, तो वो सरसरी निगाहों से देख लेना। तो ये A1 B1 C1 आ गया, A2 B2 C2 आ गया। अब क्या करें? अब एक तीसरी लाइन है साहब L3, जो इससे भी परपेंडिकुलर है और उससे भी परपेंडिकुलर है। तो उसके डीआरस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पॉइंट तो उसका मुझे ऑलरेडी पता है। पॉइंट तो मैं कभी भी x-x1 y-y1 z-z1 निकाल लूंगा, बस सर मुझे तो डीआरस बता दो आप, है ना? ठीक है, या सीधे इक्वेशन की बात करते हैं, चलो उसकी। नाउ द इक्वेशन ऑफ अ थर्ड लाइन, द इक्वेशन ऑफ अ थर्ड लाइन L3, उस वो पास थ्रू कर रही है किसी पॉइंट से, पासिंग थ्रू द पॉइंट। बोलो कौन से पॉइंट से पास थ्रू कर रही है? उसको ए मान लेते हैं। बोलना क्या है ऊपर डेटा में? 1, 2, -4 इज गिवन बाय। तो बताओ इक्वेशन कैसे बनाते हैं लाइन की? x-x-x1, x1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 1 डिवाइडेड बाय, इसका dr मुझे पता नहीं है, तो अभी लाइन L3 है तो A3 ले लेता हूं, और y-2 डिवाइडेड बाय B3 है, और z -4 एंड z+4 डिवाइडेड बाय C3 है, और इक्वल टू, जब मैं इक्वेशन बनाऊं, जब हम आगे होके इक्वेशन बना रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू पुट अ लैम्डा। उसने जो भी दिया है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं इक्वेशन बनाऊं तो लैम्डा पुटअप करना नहीं भूलना है। ठीक है। अब सर बस इसमें से A3 B3 C3 की वैल्यू दे दो तो मेरा काम कंप्लीट है। ठीक है ना, यही तो मिसिंग है, A3 B3 C3। अब सुनो बच्चों, ये लाइन इससे भी परपेंडिकुलर है, तो A1 A3 B1 B3 C1 C3 का डॉट जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी जीरो रखना है, और ये लाइन इससे भी परपेंडिकुलर है, तो A2 A3 B2 B3 और C2 C3 का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो रखना है। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, चलो नाउ, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। नाउ इट इज गिवन दैट तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन है। बस ये जो सोच रहा है वो बहुत गहराई में सोच रहा है कि तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन है और इक्वेशन तो दो ही है, तो बेटा लैम्डा हेल्प करेगा आपकी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हेल्प करी जो प्लेन वाला क्वेश्चन किया हमने। नाउ इट इज गिवन दैट कि लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L3, यस और नो, एंड साथ में लाइन L2 भी परपेंडिकुलर है मेरी जो गिवन लाइन है L3, मतलब L3 जो लाइन मुझे बनानी है, इक्वेशन जिसकी बनानी है, वो दोनों से परपेंडिकुलर है जो गिवन लाइंस है। तो अगर लाइन L1 L3 से परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? तो ये होगा कि A1 A3 प्लस, बोलो आगे, B1 B3 प्लस, आगे बोलो, C1 C3 का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। एंड इधर आ जाओ, अगर L2 L3 से परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? A2 A3 प्लस, आगे बोलो, B2 B3 प्लस, आगे बोलो, C2 C3, ये भी जीरो बनाएगा। जो जो डेटा गिवन है वो पुटअप करो। सो A1 B1 C1 का तो डेटा गिवन है ना, 3 -16 7, तो यहां से क्या इक्वेशन बनी? 3 टाइम्स A3, आगे बोलो, B1 की वैल्यू क्या है? -16, तो -16 टाइम्स B3, और C1 की वैल्यू क्या है? 7 टाइम्स C3 इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन बन गई जो तीन वेरिएबल में है, A3 B3 C3। उधर चलो, दूसरी इक्वेशन A2 B2 C2 की वैल्यू पुटअप करके निकालो। सो 3 टाइम्स A3, आगे बोलो, 8 टाइम्स B3 और -5 टाइम्स C3 इक्वल टू जीरो। ये भी दूसरी इक्वेशन है और ये भी A3 B3 C3 की फॉर्म में है, तो तीसरी तो कोई इक्वेशन ही नहीं बनी। तो ये तो थोड़ी प्रॉब्लम है कि तीन वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, बड़ी नाइंसाफी है। तो अगर दो वेरिएबल दो इक्वेशन होता तो सॉल्वेबल होता, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन होता तो सॉल्वेबल होता, बट एक इक्वेशन कम है ना बेटा। बोलो, ये इक्वेशन 1 मान लूं और ये इक्वेशन 2 मान लूं तो एक इक्वेशन कम है ना,
कि नहीं है? तो अब क्या करें? तो ये लैम्डा जो है ये हेल्प करेगा आपको। कैसे करेगा? अब ध्यान से सुना, स्ट्रेटेजी सुनो। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। चाहे से ए3 की निकाल लो, चाहे से बी3 की निकालो, चाहे से सी3 की निकालो, लेकिन सेम निकालना। अगर यहां से ए3 की निकाली तो यहां से भी ए3 की, यहां से बी3 की निकाली तो यहां से भी बी3 की, यहां से सी3 की निकाली तो यहां से भी सी3 की। अब सपोज करो मैंने दोनों से ए3 की वैल्यू निकाल ली, तो ए3 की वैल्यू तो सेम होगी ना, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। इक्वेट करेंगे तो एक बी3 सी3 में इक्वेशन चली जाएगी। उस बी3 सी3 की इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सबको या तो बी3 में कन्वर्ट कर देंगे, सबको या तो सी3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबकी वैल्यू या तो ए1 की वैल्यू, बी1 की वैल्यू, मतलब सॉरी ए3 की वैल्यू, बी3 की वैल्यू और सी3 की वैल्यू एक ही वेरिएबल में चली जाएगी। या तो सारे के सारे ए3 में चले जाएंगे, या सारे के सारे बी3 में चले जाएंगे, या सारे के सारे सी3 में। फिर मैं इक्वेशन में जैसे ही पुटअप करूंगा, तो जो भी वो वेरिएबल में गए हैं वो कट जाएंगे और इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिल डेट आपके कोर्स में जितने भी हैं। यस, शुरू करूं? तो अब पहले आप ये डिसाइड करो, ए3 की वैल्यू निकालनी है, बी3 की निकालनी है, या सी3 की निकालनी है। वो डिसीजन लो, बोलो। तो लेट इस मेक इट सिंपल, ए3 की निकाल लेते हैं। बोलो। दिया? आउट ऑफ रेंज आ रहा है? देखो मैं मानता हूं थोड़ा ज्यादा हो गया आज, लेकिन अब वो खत्म कर देना यार, फिर वो एक क्वेश्चन के लिए कल खींचते हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा बस रहो इन द सीन। यहां तक कोई डाउट पहले बताओ? नो सर। ठीक है, तो अब तीन वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशंस में से या तो ए3 की वैल्यू निकालो, या बी3 की, या सी3 की। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए3, है ना? तो मैं दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशंस लिख लिया दोनों सबने? हाँ, एलिमिनेशन मेथड से करोगे? ओके, हाँ एलिमिनेशन कर लो, ए सही बात है, सही कह रहा है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं तो ए3 की वैल्यू निकालने। पर देखो बेटा सुनो, अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो भी ए3 की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि सबको हमको किसी एक वेरिएबल में लेके जाना है। सभी को हमको किसी एक सिंगल वेरिएबल में लेके जाए, तो ऐसे ही करो जैसे बता रहा हूँ, ए3 की वैल्यू निकालो इधर से भी और इधर से भी। सो ये इक्वेशंस लिख दी क्या? पहले तो ये बताओ, सभी ने लिख दी? तो बताना एक बार मुझे, क्या था इक्वेशन 1? बोलो। 3 टाइम्स ए3, ओके। 16 टाइम्स, अच्छा यहां से देख के बता रहा है, 7 टाइम्स C3 इक्वल टू 0। एंड द सेकेंड इक्वेशन वाज 3 टाइम्स A3 प्लस 8 टाइम्स B3 माइनस 5 टाइम्स C3 इक्वल टू 0। ठीक है? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। बताओ यहां से ए3 की वैल्यू B3 और C3 की फॉर्म में बताओ। तो ए3 की वैल्यू हो जाएगी 16B3 माइनस 7C3 होल डिवाइडेड बाय 3। हुआ? इधर से ए3 की वैल्यू बताओ, तो -8B3 प्लस 5C3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है? तो ये ए3 की और ये बी3 की, ओ ए3 की वैल्यू है दोनों जगह से, यहां से भी और यहां से भी। सो दोनों ए3 की वैल्यू, तो दोनों को इक्वेट कर दें। बोलो, कर दें? सो लेट्स से कि ये इक्वेशन 1 2 तो हो गई थी, ये 3 एंड 4 मान लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, क्योंकि 1 एंड 2 तो ओरिजिनल इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we get we get 16B3 माइनस 7C3 डिवाइडेड बाई 3। इक्वेट करो दोनों को, -8B3 प्लस 5C3 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 से 3 हुआ, एलिमिनेट। ठीक है, अब B3 की वैल्यू C3 की फॉर्म में निकालो, या C3 की वैल्यू B3 की फॉर्म में निकालो, कुछ भी कर लो, यानी कि सबको या तो B3 की फॉर्म में ले जाओ या C3 की फॉर्म में ले जाओ। सो लेट अस डू वन थिंग, B3 को इधर लेके आओ, तो 16B3 में 8B3 ऐड करेंगे तो 24B3, और 7C3 को उधर ले जाओ तो 7 और 5 12C3। 12 से 24 2 टाइम्स कट गया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। सो मुझे बताओ यहां से C3 की वैल्यू बताओ क्या निकली, ट्वाइस ऑफ B3, राइट? ट्वाइस ऑफ बी थ्री आ गई। तो अब अपन काम करते हैं, C3 की वैल्यू B3 की फॉर्म में है ना, तो ए3 की वैल्यू भी B3, सबको B3 में ले जाते हैं। सबको किस में ले जाते हैं? B3 में। तो ये आ गई C3 की वैल्यू ट्वाइस B3। अगर मैं इसको अगर मैं इसको यहां या वहां दोनों में से कहीं पर भी पुटअप करूं, तो क्या मिलेगा? ए3 मिलेगा। क्या मिलेगा? ए3 मिलेगा, B3 की फॉर्म में मिल जाएगा। तो किस में, थर्ड में पुटअप कर दूं? किसी में भी पुटअप करो सेम ही मिलेगा। तो थर्ड में पुटअप कर देता हूं, पुटिंग C3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B3 इन इक्वेशन थर्ड।
करना जरा पुटअप, वी गेट, सो A3 की वैल्यू भी मुझे B3 की फॉर्म में आ गई। A3 इक्वल टू 16 टाइम्स B3, ये तो सेम, माइनस 7 टाइम्स C3, तो C3 की वैल्यू क्या पुटअप करनी है आपको, ट्वाइस B3 डिवाइडेड बाय 3 करना ही है। तो 16, 7 टू जा 14, 16 माइनस 14, 2/3 टाइम्स B3, ऐसे लिख दूं। ठीक है, तो अब देखो C3 की वैल्यू B3 की फॉर्म में है, A3 की वैल्यू भी B3 की फॉर्म में है, और B3 तो वैसे भी B3 है, तो सब B3 में है, चला गया। अब ये A1 B, A3 B3 C3 वापस ओरिजिनल इक्वेशन जहां पे हम छोड़ के आए हैं वहां पुटअप करो, तो B3 से B3 तीनों फॉर्म्स में कट जाएगा, और जो बच जाएगा वही इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। देखो पीछे कहां छोड़ के आए हम, यहाँ पे छोड़ के आए, इधर देखो यहाँ छोड़ के आए ना, तो A3 की वैल्यू B3 की फॉर्म में पुटअप करो, B3 को B3 रहने दो, और C3 की वैल्यू भी B3 की फॉर्म में पुटअप करो। सो डिनोमिनेटर्स में से B3 का सफाया, जो न्यूमेरिक पार्ट बचा वो इसके डीआर से जो मिसिंग थे। इक्वेशन बनी बनाइए, केवल A3 B3 C3 तो मिसिंग है ना, A3 B3 C3 मिसिंग। समझ आया क्या? हम्म, चलिए, तो नाउ पुटिंग बोलो, A3 की वैल्यू क्या निकली, 2/3 B3, और B3 तो B3 रहेगा, C3 की वैल्यू क्या निकली थी, ट्वाइस B3, इन द इक्वेशन ऑफ लाइन L3, in the equation of line L3 we get, so equation of line L3 को हम कहाँ छोड़ के आए थे, लाइन L3 की इक्वेशन बताना, x माइनस, वो पॉइंट बता दो बस, ऊपर का कौन सा पॉइंट है, x-1 डिवाइडेड बाय A3। चलो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वल टू, पॉइंट देख लो ना ऊपर वाला, 1 2 -4, यहां से पॉइंट ही देख लो ना, y-2 डिवाइडेड बाय B3, और z+4 डिवाइडेड बाय C3 इक्वल टू लैम्डा, यहाँ छोड़ के आए थे। ओके, अब यहाँ पे A3 की वैल्यू पुटअप करो B3 की फॉर्म में, तो इट इज लाइक x-1 डिवाइडेड बाय 2/3 टाइम्स B3। ओके, आगे बढ़ो, y-2 B3 को B3 रखो, और z+4 डिवाइडेड बाय C3 को ट्वाइस ऑफ B3 इक्वल टू लेमडा। पहली फुर्सत में तो B3 भगाओ, B3 तो इक्वेशन क्या बनी, अब 2/3 है यहाँ पे, 2/3 है तो उसमें से 3 को ऊपर ले जाओ, 3x-1। सुनो, एक काम करो, चलो एक बार लिखो, x-1 डिवाइडेड बाय 2/3, और इधर क्या बना बोलो, y-2 डिवाइडेड बाय 3, इधर क्या बना बोलो, z+4 डिवाइडेड बाय 2, हाँ सॉरी, B3 नहीं बनेगा, 1 बनेगा। ओके, और इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू लैम्डा। अच्छा मुझे बताओ, 1 को क्या लिख सकते हैं, 3/3, यस और नो, लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 6/3। अब ये 3 3 3 कट गया, अब जो बची वो इक्वेशन है, x-1/2 इक्वल टू y-2/3 इक्वल टू z+4/6 इक्वल टू लैम्डा। मैच करो, देखो छोड़ दोगे तो टेक्निकली तो बुराई नहीं है, पर अच्छी नहीं लग रही भाई। डीआरस जो है वो नेचुरल नंबर या इंटीग्रल फॉर्म में दिखाई दे तो ज्यादा अच्छा है, बजाय की फ्रैक्शनल फॉर्म में, है ना। अच्छा सॉरी, अभी तो वेक्टर भी तो बनाना है। हाँ, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये कार्टेशियन इक्वेशन है ना, तो अब कार्टेशियन से वेक्टर बनाने में कितना ही टाइम लग जाएगा, 10 सेकेंड बना, 10 सेकेंड में। सो वेक्टर इक्वेशन बताओ आप क्विकली, वेक्टर आर इक्वल टू, वेक्टर ए मतलब आई कैप +2 j कैप -4 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स नीचे क्या है, 2 3 6, तो 2 i कैप 3 j कैप 6 कैप, बन गई वाकई में 10। ठीक है, तो ये काम, तो अब देखो ये आसान हुआ ना, कि कार्टेशियन से फाइनली वेक्टर बनाया, जबकि अगर अपन उन दोनों को वेक्टर में बना, सुनो एक चीज समझो, कार्टेशियन में इतना झोल हो गया, तो ये सारा प्रोसेसिंग हम वेक्टर में कर रहे होते,
इक्वेशंस में इधर से उधर पुटअप करना, उधर से उधर पुटअप करना, क्योंकि वेक्टर्स में इतना हम यूज टू नहीं है ना करने में। भाई इक्वेशन तो हम 9 10 से कर रहे हैं, एक्स वाई जेड वाली, लेकिन वेक्टर तो हम 11 से ही पढ़े या 12 में ही पढ़े ज्यादा डिटेल में, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है ना। चलो जी, तो हो गया चैप्टर ओवर, एक्सरसाइज ओवर, चैप्टर ओवर। तो कल टेस्ट ले लें फिर।